आर्य आक्रमण षड्यंत्र को क्यों और कैसे गढ़ा गया। देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं में समानता दिखलाने की शुरुआत ही आर्य आक्रमण षड्यंत्र के तहत की गई, लेकिन संभवतः ऐसा था नहीं। हम जानते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत की नींव भाषाई आधार पर पड़ी थी। भारतीय और यूरोपियन भाषाओं में कई समानताओं का अध्ययन करते हुए 18वीं सदी में यूरोपीय भाषाविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन सभी भाषाओं का उद्गम किसी एक मूल भाषा से हुआ है और माना गया कि वह मूल भाषा किसी एक निश्चित इलाके में बोली जाती रही होगी। समय के साथ लोग उस मूल इलाके से निकलकर अलग अलग इलाकों में बसने लगे होंगे, जिससे उनकी भाषा में भी अलग अलग बदलाव आ गए होंगे और इतना विशाल इंडो यूरोपियन भाषा परिवार बन गया होगा। इन अनुमानों के लगाए जाने तक भी शायद कोई दुर्भावना किसी के मन में नहीं थी। यह बस अपने अतीत की खोज का एक प्रयास भर था। उस समय के कई यूरोपियन अपने अतीत को भारत से जोड़ने के लिए बहुत आतुर थे। इस आतुरता का प्रमुख कारण था यहूदियों से उनका अलगाव। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल के दो मुख्य भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। इनमें ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी विरासत से जुड़ा हुआ है। कई यूरोपियन अपने अतीत को यहूदियों से नहीं जोड़ना चाहते थे, इसलिए जब यूरोपियन और भारतीय भाषाओं में समानता पाई गई, तब कई यूरोपियन विद्वान यह साबित करना चाहते थे कि उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, ना कि यहूदी विरासत से। इंडो यूरोपियन भाषाओं का अध्ययन करते हुए जब यह पाया गया कि इनमें वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन है, तो यह माना जाने लगा कि यह वह मूल भाषा रही होगी और भारत ही वह मूल इलाका रहा होगा। तब अनेकों यूरोपियन विद्वानों ने इस बात के समर्थन में कई किताबें लिखी। उस समय के यूरोप में नस्लवाद एक आम मनोरोग हुआ करता था। खुद को यहूदियों से भिन्न व महान नस्ल दिखाने के उद्देश्य से कुछ यूरोपियन विद्वानों ने आर्यन शब्द को एक श्रेष्ठ नस्ल का सूचक साबित करते हुए खुद को आर्यन नस्ल का घोषित कर लिया, जबकि भारत में आर्य शब्द कभी भी नस्ल का सूचक नहीं रहा था। यह बस गुणवाचक शब्द था। किसी भले व महान व्यक्ति को आर्य पुरुष या आर्य स्त्री कह दिया जाता था, जैसे अंग्रेजी में जेंटलमैन है। बौद्ध मत में भी आपको आर्य सत्य जैसे शब्द मिल जाते हैं। भारतीय ग्रंथों में आर्य शब्द को कभी भी नस्ल के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे हमेशा श्रेष्ठ या सभ्य के पर्यायवाची के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया। 19वीं सदी आर्य आक्रमण षड्यंत्र की सदी थी। शुरुआत में कुछ जेजुइट्स क्रिश्चियन मिशनरीज ने इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भी इसमें अपने लाभ खोज लिए। 1816 में एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस व्हाइट एलिस ने दक्षिण भारतीय भाषाओं की संस्कृत से भिन्नता दर्शाते हुए इन्हें एक अलग भाषा परिवार की भाषाएं सिद्ध किया, जिसे नाम दिया गया द्रविड़ भाषा परिवार। इसके बाद से विद्वानों ने यह सोचना शुरू किया कि संभवतः संस्कृत भी किसी अन्य प्राचीन भाषा के बदलाव से बनी हो और वह प्राचीन भाषा ही मूल भाषा रही हो। इसके बाद बहुत बेतुके अनुमान लगाते हुए कहा जाने लगा कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लोगों का मूल स्थान संभवतः भारत से बाहर का इलाका रहा होगा और द्रविड़ भाषाएं भारत की मूल भाषाएं रही होंगी। इसके बाद मूल स्थान को भारत से निकालकर यूरोप की तरफ खींचा जाने लगा। किसी ने दक्षिण रशिया, किसी ने एनाटोलिया, किसी ने बैक्ट्रिया, किसी ने यूरेशिया, किसी ने पूर्वी यूरोप, तो किसी ने जर्मनी को वह मूल स्थान बताया। इलाका जो भी हो, भारत से बाहर का था, यानी भारत में संस्कृत जैसी इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाले लोग किसी बाहरी इलाके से आए होंगे। अब कैसे आए होंगे, तो अनुमान लगा लिया गया कि शायद आक्रमण करके आए होंगे। इस प्रकार बिना किसी प्रमाण के बस अनुमानों के बूते आर्य आक्रमण सिद्धांत अपने वजूद में आया और 19वीं सदी का उत्तरार्ध आते आते इसे मजबूती से स्थापित कर दिया गया। इसे बनाने और स्थापित करने में मिशनरियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने पूरी मेहनत की, क्योंकि यह सिद्धांत दोनों के हितों को बखूबी पूरा करता था। यह आर्य आक्रमण षड्यंत्र उस दौर की उपज है जब ईसाइयत और यूरोप को भारतीय सभ्यता व संस्कृति से कई गुना श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए भारतीय ग्रंथों का षड्यंत्रकारी रूप से अनुवाद किया जा रहा था, जब भारत के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं को हीन दिखाने के लिए अनेकों एजेंडे चलाए जा रहे थे। और यह कोई कपोल कल्पित इल्जाम नहीं है। उस दौर के अंग्रेजों के लिखे विचार खुद उनके षड्यंत्रों की गवाही देते हैं। आप बोर्डन, मैकाले, मैक्स मूलर जैसे बहुचर्चित लोगों के विचारों को पढ़ लीजिए, सब स्पष्ट हो जाता है। जिन बोर्डन की विल पर 1832 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत को शुरू किया गया,
वे बोर्डन महोदय खुद अपनी विल में यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे अपने देशवासियों को संस्कृत का ज्ञान इसीलिए कराना चाहते हैं ताकि उनके देशवासी और प्रभावी तरीके से भारतीयों का ईसाईयत में धर्मांतरण करा सकें। षड्यंत्र के उस दौर में ही ब्रिटिश राजनेता थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को भारत में शिक्षा व्यवस्था संबंधी अहम फैसले लेने के लिए 1834 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष के तौर पर भारत में भेजा गया। वे ऊपरी तौर पर तो विकासवादी थे, लेकिन उनके लिखे विचारों को पढ़कर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि उनके दिमाग में यूरोपियन व ईसाई होने का घमंड इस कदर भरा था कि वे भारत समेत विश्व के अन्य सभी संस्कृतियों व सभ्यताओं को अपने से बहुत ही निचले दर्जे का मानते थे। भारत की शिक्षा पर 2 फरवरी 1835 को दी प्रसिद्ध मैकाले मिनट और 12 अक्टूबर 1836 में अपने पिता को लिखे पत्र में उनकी यह मानसिकता खुलकर सामने आती है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में जब भारत की शिक्षा व्यवस्था की बागडोर जाएगी तो वह ऐसे हर तथ्य व साक्ष्य को न केवल नजरअंदाज करेगा बल्कि उसे नष्ट व भ्रष्ट करने का पूरा प्रयास करेगा जो उसकी धारणा से भिन्न तस्वीर दिखाए। उनका पूरा प्रयास रहा कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों की आने वाली नस्लों के जहन में यह बात अच्छे से भर दी जाए कि दुनिया में जो कुछ भी अच्छा और विकासवादी है वह सब यूरोप से संबंधित है। भारतीयों का धर्म, संस्कृति व सभ्यता सब कुछ उनसे बहुत निचले दर्जे का है। वे भारतीयों में एक ऐसी जमात तैयार करना चाहते थे जो अंग्रेजों के लिए वफादार हो, जो बस रंग रूप में भारतीय रह जाएं लेकिन अंदर से पूरी तरह अंग्रेज हों। इतना ही नहीं, वे भारत में हिंदू धर्म को हटाकर यहाँ ईसाई मत को फैलाने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। इन मंसूबों को पूरा करने के लिए जरूरी था कि भारतीयों को अपनी परंपरा और संस्कृति बहुत निचले स्तर की लगने लगे। चूंकि वेद भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ हैं, इसलिए उन्हीं पर सबसे ज्यादा आघात हुआ। इसमें प्रमुख काम कराया गया जर्मन मूल के संस्कृत विद्वान मैक्स मूलर थे, जो कि उस समय ब्रिटेन में ही रहा करते थे और बाद में वे ब्रिटेन के नागरिक भी बने। इन मैक्स मूलर महोदय के पत्र ही उनके षड्यंत्रकारी विचारों की पोल खोल देते हैं। उनके पत्रों में दर्ज उनके विचार यह साबित करते हैं कि वे ईसाईयत के प्रचार को लेकर किसी धर्म परिवर्तन कराने वाले मिशनरी से भी ज्यादा प्रतिबद्ध व्यक्ति थे। सामान्य सी बुद्धि लगाकर भी कोई समझ सकता है कि ऐसा व्यक्ति जब ऋग्वेद का अनुवाद करेगा तो वह कैसा होगा। 1840 व 1850 के दशकों में मैक्स मूलर ने इसी एजेंडे के तहत ऋग्वेद का अनुवाद किया। आर्य शब्द को एक नस्ल का सूचक स्थापित करने में और आर्य आक्रमण सिद्धांत रचने में इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। एक और मैक्स मूलर जैसे षड्यंत्रकारी विद्वान आर्य आक्रमण सिद्धांत को गढ़ रहे थे और दूसरी ओर अंग्रेज इसका भारतीय शिक्षा तंत्र में जमकर प्रचार प्रसार करा रहे थे। 1850 के दशक में ही ब्रिटिश मिशनरी रॉबर्ट कॉल्डवेल ने दक्षिण भारत में यह प्रचार शुरू किया कि सभी भारतीय एक नहीं हैं, बल्कि वे 2 भिन्न नस्लों के लोग हैं। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण बाहर से आए इंडो आर्यन हैं, जिन्होंने यहाँ के लोगों को सभ्यता व संस्कृति सिखाई। इस प्रकार कुछ मिशनरियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा शिक्षा व समाज सुधार की आड़ में भारतीयों में यह जहर बड़े स्तर पर घोला जाता रहा। इनके द्वारा ऐसे कई भारतीय समाज सेवी भी उभारे गए जो इनसे धन व अन्य सुविधाएं लेकर समाज सुधार की आड़ में ऐसे विभाजनकारी एजेंडों को बढ़ाने का काम किया करते थे। उत्तर भारतीयों को आर्य आक्रमणकारी और दक्षिण भारतीयों को अनार्य मूल निवासी बताया जाने लगा। तथाकथित उच्च जातियों को विदेशी आर्यों का वंशज और अन्य हिंदुओं को मूल निवासियों का वंशज बताया जाने लगा। इस षड्यंत्र से मिशनरियों को धर्म परिवर्तन कराने में लाभ हो रहा था और अंग्रेजों को अपनी सत्ता की जड़ें जमाने में। अंग्रेज यह दर्शा रहे थे कि इंडो यूरोपियन भाषाओं का मूल स्थान भारत हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भारतीयों ने बाहर जाकर इंडो यूरोपियन भाषाएं नहीं फैलाई होंगी। वे ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि भारतीय तो हमेशा से कमजोर और आलसी रहे हैं। यह काम तो तेज तर्रार यूरोपियन ही कर सकते हैं। अतीत में यूरोपियन ही आर्यों के रूप में भारत आए, जिन्होंने असभ्य और कमजोर भारतीयों को आसानी से हरा दिया। उन्होंने ही यहाँ के पिछड़े लोगों को संस्कृति और सभ्यता दी, लेकिन धीरे धीरे वे यहाँ के लोगों से घुल मिल गए और यहाँ वैवाहिक संबंध जोड़ लिए। नतीजतन उनकी नस्ल खराब होती गई। भारत फिर पतन के मार्ग पर बढ़ता चला गया। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, हम शुद्ध यूरोपियन एक बार फिर से आ गए हैं। हम फिर से यहाँ के लोगों को सभ्य बना देंगे। इस सिद्धांत के द्वारा भारतीयों में यह मानसिकता बनाई जा रही थी कि अंग्रेज हमेशा से श्रेष्ठ रहे हैं, भारतीय हमेशा से कमजोर रहे हैं।
अगर भारतीयों को अपना विकास चाहिए तो आज भी उन्हें यूरोप से आए अंग्रेजों की अधीनता खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस सिद्धांत में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति भी काम कर रही थी। भारतीयों में विदेशी और मूल निवासी की फूट डालकर अपने राज को कायम रखने का हित भी बखूबी पूरा हो रहा था। इधर कुछ भारतीयों को भी इस षड्यंत्र में अपना लाभ दिख रहा था। उन्हें इसके प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी संस्थाओं और अंग्रेजों से सहायता तो मिल ही रही थी, राजनीतिक लाभ भी मिल रहे थे। प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट कॉनराड एल्स का मानना है कि संभवतः ज्योतिबा फुले वह पहले आदमी थे जिसने आर्य आक्रमण सिद्धांत का राजनीतिक इस्तेमाल शुरू किया। समय के साथ कई अन्य लोग भी इस सिद्धांत को अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने लगे, जो कि रामासामी पेरियार के पागलपन से होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है। आर्य सिद्धांत के अनुसार तो जर्मन भी बाहर से जर्मनी में आए, अंग्रेज भी बाहर से ब्रिटेन में आए, लेकिन वहां इस सिद्धांत के आधार पर उन्हें विदेशी नहीं माना जाता। लेकिन भारत में विदेशी और मूल निवासी की राजनीति को खूब हवा दी जाती है। अंग्रेजों के जाने के बाद भी, आर्य नस्ल की अवधारणा झूठ साबित हो जाने के बाद भी, आर्य आक्रमण की बात के असत्य सिद्ध हो जाने के बाद भी भारत में कुछ संगठन आर्य आक्रमण का भ्रम फैलाकर भारतीयों में आपसी नफरत का जहर भर रहे हैं। फिर भी जिन्हें इस सब में कोई भयानक षड्यंत्र की बू नहीं आती, वे पढ़ें जर्मनी में नाजीवाद के उदय और यहूदियों के नाश को। वे पढ़ें भारत में पाकिस्तान की मांग की शुरुआत और फिर उन हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम को जो भारत के उस इलाके में रहते थे जो एक दिन पाकिस्तान बन गया। जान लें उनके साथ हुई बर्बरताओं को और तैयार रहें वैसे ही हाल के लिए, क्योंकि उन्हें भी कभी ऐसी ही गलतफहमी रही होगी। फिर एक दिन गलतफहमी भी दूर हुई और गर्दन भी। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।